साइंस के जो छात्र हैं, जिनके कंधों पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट विषय को आगे ले जाने का दायित्व है, क्योंकि आप में से अनेक लोग आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और शिक्षण को और शोध के कार्य को राजनीति विज्ञान में आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि कैसे राजनीति विज्ञान को हम और उपयोगी बनाएं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कैसे हम और उपयोगी बनाएं, ताकि या इसको पढ़ने के बाद, राजनीति विज्ञान को पढ़ने के बाद छात्रों को जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके अलावा कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं, उनके एग्जामिनेशन हैं, इनके अलावा वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें राजनीति विज्ञान के जो छात्र हैं वो अच्छा कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम सभी लोगों को सोचना चाहिए। एक और जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अक्सर एक ब्लेम सोशल साइंसेस पे आता है कि सोशल साइंसेस की जो रिसर्च है वो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज की नहीं। अक्सर साइंसेस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सोशल साइंसेस की जो रिसर्चेज हैं वो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज की नहीं। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम ऐसा कुछ नया नहीं बता रहे हैं जिसका कि तात्कालिक, जिसको प्रयोग में लाया जा सके और जिससे कि लाभ हो सके। और हमारी रिसर्चेस अक्सर पॉलिसी ओरिएंटेड भी नहीं होती हैं, यानी इस प्रकार की रिसर्च नहीं होती है जिससे कि पॉलिसी क्वार्टर्स को फायदा मिले। तो ये वो जो हमारी जो रिसर्च होती है वो सामान्यतः कुछ थ्योरेटिकल, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज और इन सब को लेकर के एक औपचारिकताएं पूर्ण करने वाली पीएचडी हो जाती है, जिसका कि समाज को कोई बहुत विशेष फायदा नहीं मिलता है और जिसका कि ज्ञान के क्षेत्र को भी कोई बहुत विशेष फायदा नहीं मिलता। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी जो शोध हो राजनीति विज्ञान में, उसको हम लोग इस तरह से उसकी योजना बनाएं, उसको इस तरह से डिजाइन करें कि वो पॉलिसी क्वार्टर्स को जरूर कुछ ना कुछ लाभ देने वाली हो। जैसे आप यहाँ उत्तरी बिहार के एक महत्वपूर्ण जिले में हैं, तो अगर इसकी राजनीतिक व्यवस्था पे, इसकी पंचायती राज पर या इसके प्रशासन पर आप लोग अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि बिहार सरकार को या जिला प्रशासन को या भारत सरकार को इस विषय के ऊपर जानने में और इसको समझने का ज्ञान प्राप्त हो या समझने का डेटा या इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। तब जाकर के आपकी रिसर्च का, आपकी शोध का जो महत्व है वो स्थापित होगा। साइंसेज और सोशल साइंसेज के बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत प्राचीन काल से ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में हमेशा चलता आया। साइंसेज के जो विषय हैं, नेचुरल साइंसेज के, लाइफ साइंसेज के, फिजिकल साइंसेज को, ये उनको रॉयल सोसाइटी से यूरोप की बहुत मदद मिली, लेकिन सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ को या लिबरल आर्ट्स को रॉयल सोसाइटी से मदद नहीं मिली, क्योंकि रॉयल सोसाइटी का ये मानना था कि ये जो विषय हैं ये सीधे इनके जो शोध हैं, इनका जो रिसर्च है वो रिसर्च सीधे जो है वो समाज को लाभ देने वाला नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ा ब्लेम सोशल साइंसेस के ऊपर हमेशा से रहा है। तो इसको आप लोग देखें कि आपका जो शोध है वो किस तरह से समाज के काम में आने वाला होना चाहिए, और साथ में सरकार जब नीतियाँ बनाती है या प्रशासन जब नीतियाँ बनाती है तो उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करे। सोशल साइंसेज में और पॉलिटिकल साइंसेज में लंबे समय से जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं या जो वेस्टर्न एनालिटिकल फ्रेमवर्क हैं या रिसर्च फ्रेमवर्क हैं, उनके ऊपर ही पॉलिटिकल साइंस आज भी निर्भर करती है। एक लंबा समय निकल गया, हमें भी आज़ाद हुए, हम डिकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की बात आज की तारीख पे करते हैं, तो हम अपने पर्सपेक्टिव्स कब डेवलप करेंगे, हम अपनी वोकैबुलरी कब डेवलप करेंगे। आप में से बहुत से लोग हिंदी में भी काम कर रहे होंगे, तो हम अपनी वोकैबुलरी कब डेवलप करेंगे, अपने मेथड्स कब डेवलप करेंगे, अपनी थ्योरेटिकल
जो फ्रेमवर्क्स हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, उसको कब डेवलप करेंगे। तो ये बहुत ही सही समय है, जब आज के समय में मुझे लगता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी ग्रांट्स की कमी नहीं है। आपको हर तरह की पुस्तकें आपके लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, बहुत सारा ई रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएगा हर जगह। तो ये भी आवश्यक है हमारे लिए कि हम अब धीरे धीरे करके अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को डेवलप करें। ये आपके स्टेज पे, पीएचडी के स्टेज पे थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप यहाँ से निकलने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको रिसर्च करने के और तरीके भी समझ में आ जाएंगे। तो फिर आप इस सिस्टम में जरूर आएंगे कि आप नए पर्सपेक्टिव्स को या इंडियन पर्सपेक्टिव्स को आप डेवलप करें। और अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव्स बनाने का काम निश्चित रूप से इंडाइसेस डेवलप करने का काम बहुत मुश्किल है। उसकी टैक्सोनॉमी डेवलप करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सब कठिन काम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडियन एक्सपीरियंसेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है या पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज ट्रेजर हाउस है, तो ये आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। और क्योंकि आपको बहुत योग्य शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि सफलता की जो कुंजी है, अगर आप शोध और शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप बेस्ट लिटरेचर को पढ़ें। जो सबसे उत्तम लिटरेचर है उसको आप पढ़ें। और आपको अंग्रेजी की भी वर्किंग नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए कि अंग्रेजी में भी अगर कोई लिटरेचर है और उसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है, तो उस लिटरेचर को भी आप पढ़ सकें, समझ सकें और अपने शोध में उसको ला सकें यदि आवश्यक है। तो आप जिस विषय में शोध कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो सब आपको पढ़े होने चाहिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, जितने भी डिस्कोर्सेज हैं, उन सब में आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे एकेडमिक नेटवर्क्स हैं, उनको भी ये सही समय है कि आप ज्वाइन करें, ताकि आप जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है उसको भी आप अच्छी तरह से कर सकें। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया के जो बड़े विद्वान हैं आपके देश में, उनसे आप संपर्क में रहें। आप ईमेल से उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप जब भी उनके विश्वविद्यालयों में जाएं, या दिल्ली में आप जाते हैं तो 3 वहाँ पर बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो उनसे आप जरूर जो है समय लेकर के मिलें और अपना जो टॉपिक है रिसर्च का उसको डिस्कस करें और देखें कि फिर वो क्या बातें आपको बताते हैं। तो उससे उनको भी ये पता चलेगा कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में ये एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा है और इस एरिया में काम कर रहा है। तो वो भी ये चाहेंगे, उनको भी ये आवश्यकता है कि जो फील्ड वर्क है या जो और एलिमेंट्री वर्क है उसको करने के लिए उनको भी अच्छे स्कॉलर्स की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एक बार जब आप उनके लूप में आ जाएंगे, उनके नेटवर्क में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिकली तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं, तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको तमाम सारे होने वाले सेमिनार्स के बारे में पता चल सकता है। बॉडीज़ की जो है मेंबरशिप वो आप ले लीजिए। विदेशों में होने वाले सेमिनार में आप ऑनलाइन पेपर्स अपने प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ जाने में उतना जो फंड है वो यूनिवर्सिटी नहीं अवेलेबल करा पा रही है या आप उसको नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व का विकास भी करिए। लाइफ इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। आप कितना अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, कितनी नई स्किल्स आप सीखते हैं। जिन लोगों को अंग्रेजी में कुछ समस्या है वो उसको डेवलप करने की कोशिश करें, उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, तो आजकल तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं उसको, लेकिन उसमें स्पेशली जो डेटा एनालिसिस का जो क्षेत्र है, तमाम सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सोशल साइंसेस के लोग रिसर्चर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको भी आप लोग समझने का, उनको भी आत्मसात करने का आप लोग प्रयास करें। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं जो आपको, जब आप उन स्किल्स को अपने अंदर लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक नया व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है। और कोई भी प्रोफेसर, चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड में हो या अदरवाइज हो,
वो जब आपसे मिलेगा तो उसको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये जो छात्र है ये वेल एक्सपोज्ड है और इसने अपने आप को डेवलप कर लिया है, इसने अपने आप को ग्रो कर लिया है। तो ये अवसर है। इसके बाद जब आप कैरियर में जाएंगे अपने तो आपको कम अवसर मिलेगा, ज़्यादा काम जो है आपको शिक्षण का होगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा और की जिम्मेदारियां हैं आपकी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएंगी। लेकिन अभी जब आप शोध कर रहे हैं तो आपके पास पूरा समय है 24 घंटे का कि वो आप अपने विषय के ज्ञान को बढ़ाने और स्किल्स को डेवलप करने में आप दे सकते हैं। और जीवन में महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी मतलब नैरो सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रॉड सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप महत्वाकांक्षी बनेंगे तो आपकी जो महत्वाकांक्षा है वही महत्वाकांक्षा आपसे काम करवाएगी, वही महत्वाकांक्षा आपसे मेहनत करवाएगी। 24 घंटे हैं सबके लिए, लेकिन उसी 24 घंटे में कुछ लोग 18 घंटे काम कर लेते हैं, कुछ लोग 18 दिन में 1 घंटे भी काम नहीं करते हैं। तो जो लोग 24 घंटे में 18 घंटे काम कर लेते हैं वो उनकी महत्वाकांक्षा है जो उनसे कार्य करवाती है, वो उनका जज्बा है जो उनसे काम कराता है, वो जिजीविषा है काम करने की जो उनसे काम कराती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतने दिनों में हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो उसी तरह से आप लोग भी अपने लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, जीवन में महत्वाकांक्षी बने, एम्बिशियस बने। और जब आप एक बार एम्बिशियस बन जाएंगे तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एम्बिशन ही आपसे काम कराएगा। लेकिन ये एम्बिशन नैरो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आपका भी लाभ हो और आपके समाज का और देश का भी लाभ हो। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोगों से आज